स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास। नाउ जैसा कि आप सब समझ ही रहे हैं कि क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक प्रॉपर्टी का चैप्टर हमने फिनिश कर ही दिया है, ऑलमोस्ट फिनिश ही है। आज बारी है इनके बेसिस पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यानी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही लेक्चर को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। कंसेप्ट बिल्डिंग इसके बाकी के लेक्चर्स के दौरान हुई, लेकिन आप इसके बेसिस पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पर आज उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कॉपी में क्वेश्चन नंबर लिख के, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, आप आंसर नंबर 3.1, आंसर नंबर 3.2 इस तरह से जवाब लिखते जाइएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन दिए गए हैं वो बाकी किताबों में बहुत बड़े बड़े और काफ़ी ऊट पटांग वे में दिए गए हैं। अब एक नंबर के क्वेश्चन में अगर 10 लाइनें लिखनी पड़ गई तो वो कोई क्वेश्चन का मतलब रहता नहीं और इतना समय भी आपके पास होता नहीं है। तो आप जो मैं यहाँ बताऊँगा उस तरह से करेंगे। पहला क्वेश्चन है 3.1 आपकी एनसीईआरटी बुक में से, व्हाट इज़ द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल को, एलिमेंट्स को किस तरह से टेबल में अरेंज किया गया, उसका थीम क्या था। देखिए, जहाँ तक थीम की बात है तो थीम तो यही था कि एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करो कि सिमिलर एलिमेंट एक साथ आ जाएं और डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेट हो जाएं, और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ये सारा अरेंजमेंट किया गया। तो आप सिंपल सा लिखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सच ए मैनर सो दैट सिमिलर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप एंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर इन डिफरेंट ग्रुप। यही जवाब, इतना जवाब लिख देना बहुत रहेगा, इससे ज़्यादा जवाब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये क्वेश्चन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्कूल लेवल पे काफ़ी फेमस क्वेश्चन माना जाता है, आपके एग्ज़ाम में आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर यू नीड टू जस्टिफाई दैट सिक्स्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स। मैंने आपको एक बात बताई थी पीरियोडिक टेबल के दौरान कि पीरियोडिक टेबल में 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं, और वहाँ पर आपको हमने ये बताया था कि इन्हें मैजिक नंबर के नाम से पहचाना जाता है। मैजिक नंबर इनको कहा जाता है। जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको मैजिक नंबर कहते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। लेकिन अब इस बात को प्रूव करना है कि सिक्स्थ पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट कैसे आते हैं, और वो भी क्वांटम नंबर के बेसिस पे। अब देखो, क्वांटम नंबर हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़े थे, मैं यहाँ पर आपको याद दिलाऊंगा। अगर सिक्स्थ पीरियड कहा है तो n की वैल्यू रहेगी 6, n की वैल्यू 6, और अब आप l की वैल्यू निकालेंगे। आपको याद होना चाहिए l की वैल्यू अप टू n-1 होती है, अप टू n-1। अगर n हमारा 6 है तो अप टू 6-1 यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास l की वैल्यू। L सब शेल होती हैं, सब शेल में ऑर्बिटल होते हैं और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कौन कौन से ऑर्बिटल सब शेल होंगी, देखो। अगर ये 0 है तो इसका मतलब हुआ 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, तो 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 4 ही ब्लॉक हैं, S, P, D, F। यानी ये लास्ट के 2 ब्लॉक को काट दो क्योंकि G और H ब्लॉक अभी हमारी टेबल में नहीं है। S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? S सब शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P सब शेल में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, F में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप इसका सम करेंगे तो ये कितना आएगा? 32। इस तरह से आप प्रूव करके दिखाएंगे। अब इस तरह का सॉल्यूशन किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन बताते हैं वहाँ पर 6-6, 7-7 लाइनों के अंदर इस सवाल का जवाब दिया जाता है, जो कि लॉजिक से परे है। एक ऑथर ने जवाब लिख दिया, 2 ने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया,
और वही परंपरा आगे बढ़ती चली गई। लेकिन क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करते हुए जो करेक्ट और सबसे बेस्ट मेथड है वो यही है जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3.5। मैंने कहा कि जो क्वेश्चन फालतू के हैं, जिनका कभी जिक्र कहीं हुआ ही नहीं, उसको हम हटा रहे हैं। आपको जो करने हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ है, इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट Z114। ये कौन से ग्रुप के अंदर, पीरियड के अंदर आएगा और इसकी क्या लोकेशन होगी, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। यहाँ अब ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। ये मैंने आपको पहले कराया था, लेक्चर के दौरान बताया था। अगर Z = 114 है तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि 100 से ज़्यादा जिनका एटॉमिक नंबर, उन सभी का पीरियड नंबर 7 होता है, पीरियड नंबर 7। और ग्रुप नंबर जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं 14, और 14 कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये। अब एक नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो ज़रूरी है कि आप भी इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से देंगे। कोई ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी स्कूल्स का फेवरेट क्वेश्चन है। स्कूल्स में क्या होते हैं कि कुछ ऐसे सेट क्वेश्चन होते हैं जो एक बार एग्ज़ाम में आ गए, बार बार कॉपी पेस्ट होते जाते हैं। आजकल स्कूल्स में ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर भी कॉपी पेस्ट काफ़ी ऑब्जर्व किया जाता है, काफ़ी होता है। विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी एंड सीबोर्ग्स ग्रुप। आपको पहले बताया गया था कि जब पहले एलिमेंट बनता था तो जिस साइंटिस्ट ने उसको खोजा, जैसे रदरफोर्ड के नाम पे, या जिस कंट्री में आया, पोलैंड, पोलोनियम, इस तरह से, ऐसे ही जो लैब उन एलिमेंट्स को खोजा करती थी उनके बेसिस पे एलिमेंट का नाम रख देते थे। और यहाँ पूछा है कि इस लैब ने जो एलिमेंट खोजे और इस लैब ने जो किए उनके नाम बताओ। तो देखो यहाँ पर आंसर को आपको याद ही करना, सीधी सी बात है। पहला लॉरेंशियम, लॉरेंशियम एटॉमिक नंबर 103, लॉरेंस और बर्कले से लॉरेंशियम आया आपके पास, ध्यान रखो। अगला बी के इस एलिमेंट को बर्केलियम कहा जाता है, कैपिटल बी स्मॉल के, बर्केलियम, एटॉमिक नंबर 97। तो लॉरेंशियम हो गया, बर्केलियम हो गया। ऐसे ही नंबर 2 सीबोर्ग ग्रुप ने जो एलिमेंट दिया, सिंबल है Sg, सीबोर्गियम इसको कहते हैं, और एटॉमिक नंबर 106, ये इसका एटॉमिक नंबर 106 बनता है। इस तरीके से सिंपल सा आंसर था, लेकिन अगर ना पता हो तो नंबर डिडक्ट होंगे ही होंगे। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए, बहुत उम्मीद होती है इतने में से ही आपके एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन ज़रूर आ जाए, तो आप चीज़ों को याद करते रहें। अगला क्वेश्चन, क्या कोई बच्चा जवाब बताएगा? अगेन फ्रॉम NCERT, क्वेश्चन नंबर 3.8। लिखते जाना ज़रूर साथ के साथ, क्योंकि जो काम साथ के साथ किया, अपने आप को डिसिप्लिन में डाल के किया, डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। लेकिन जिस काम को टाल दिया वो टलता चला जाएगा, तो बहुत ध्यान से करो। वाई डू एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी ये पूछा गया एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। इस चीज़ को पीरियोडिसिटी कहा जाता है। ये भी एक साइड से ना कहीं हेडिंग लिख लो, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब रीअकरेंस ऑफ सिमिलर एलिमेंट हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन पीरियोडिक टेबल विद रेगुलर इंटरवल। यानी एक ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी एक ग्रुप में हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। अब यही पूछा गया है कि इनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों होती हैं। मैं अगर पहले 3 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो शायद आप सभी बच्चे इस बात का जवाब दे पाएंगे। अब अपने आप देख लो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम है। जब आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, जब इनमें वैलेंस शेल में सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे,
तो इनकी प्रॉपर्टी भी सेम होंगी। तो आपका जवाब होगा ड्यू टू सिमिलर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप। बस इतना ही आंसर लिख लो। एक क्वेश्चन अलग से लिख लो, व्हाट इज पीरियोडिसिटी एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये हम अपने टेस्ट सीरीज के पेपर में क्वेश्चन देते हैं कई बार। व्हाट इज पीरियोडिसिटी एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है, अभी मैंने बताया, reoccurrence of element having identical property after certain regular interval in periodic table। और उसका कॉज क्या है, कारण क्या है, कारण है बिकॉज ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। ये हमारे एक क्वेश्चन जो दो तरीके से पूछा जा सकता था, ये आपको बताया गया। अगला, व्हाट डज एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई मीन्स टू यू। ये तो हमने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया था। आपके पास एटम है, एटम के अंदर हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई टू द आउटर मोस्ट शेल हैविंग इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक जो भी डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। और अगर आपके पास आयन है तो आयन के केस में हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, उसे आयनिक रेडियाई कह दिया जाता है। अगर कैटायन है तो इसे कैटायनिक रेडियाई कहेंगे, एनायन है तो एनायनिक रेडियाई इसको नाम दिया जाएगा। सो इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियर टू द आउटर मोस्ट शेल हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द एटॉमिक रेडियाई, बट इन केस ऑफ आयंस द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज द आयनिक रेडियाई। और आपको हमने ये भी बताया था कि कैटायन की रेडियाई स्मॉल होती है न्यूट्रल एटम से और एनायन की रेडियाई बिगर होती है न्यूट्रल एटम से। तो वो मैं आपको उस क्लास में बता चुका था और यहाँ भी आपको मीनिंग बता दिया। इतना ही जवाब आपको लिख के आना होगा। नाउ हाउ डू एटॉमिक रेडियाई वेरी इन ए पीरियड इन ए ग्रुप और हाउ डू यू एक्सप्लेन वेरिएशन। देखो ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई का क्या वेरिएशन है, याद है आपको। अगर आप डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, याद है ना, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सो ऑन। डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है और एटॉमिक साइज बढ़ने का कारण क्या था, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। तो पहला पैराग्राफ लिखेंगे, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। जितना बता रहा हूँ टू द पॉइंट उतना ही लिखना। 100% हमारा एम है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए हमें, तो आप बिल्कुल उतना ही लिखना, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। तो डाउन द ग्रुप आने पे इस तरह से हम कहेंगे साइज बढ़ता है। पीरियड में क्या होता है देखो, जैसे आपके पास बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो पीरियड में सिखाया आपको कि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं एटॉमिक साइज घटता चला जाता है, एटॉमिक साइज कम होता चला जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप इसको ऐसे लिखोगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अप टू ग्रुप नंबर 17 ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो सेम रहती हैं, प्रोटॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, और इस वजह से ये साइज डिक्रीज होता है। तो दो पैराग्राफ के अंदर आंसर आएगा जिसमें ये भी आ गया कि साइज कैसे वेरी कर रहा है और उसका कारण क्या है। जवाब आपको इसी तरह से देना होगा, एक दो एग्जाम्पल लेके ज़रूर बता दें। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि नाम ही बता रहा है, आइसो का मतलब सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे एटम या आयन जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है। जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज उसको कहा जाता है। अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आप कहेंगे एटम और आयन हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेम ऑफ स्पीसीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद फॉलोइंग, यानी ऐसी स्पीसीज बताओ जो इनके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। कोई भी बता सकते हो आप। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F- में होंगे 10, तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज बतानी है। अब 10 इलेक्ट्रॉन नियोन में भी हो सकते हैं, सोडियम पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, O-2 में भी हो सकते हैं,
कोई भी एक एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एग्जाम्पल सोडियम पॉजिटिव, आर्गन में 18, क्लोरीन में 17, क्लोरीन -1 18, S-2 सल्फर -2 लिख सकते थे, उसमें भी 18 हो सकता था। तो जो भी एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद हो जाए वो एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से यहाँ पर याद कर लो, बात बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3.12, देखो कोई इतना मुश्किल नहीं होता। आप बच्चे कई बार NCERT एक्सरसाइज सॉल्व करने में हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, तो हमने ये सोचा है कि भाई इसको फटाफट इसी तरह से सॉल्व करवा दें ताकि एक बार इसको देखा चैप्टर तैयार बिल्कुल एकदम से। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज, व्हाट इज कॉमन इन दैम। अब इन स्पीसीज को देखो, इनमें कॉमन क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही थी, हो सकता है अगला क्वेश्चन भी उसी से कनेक्टेड हो। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N-3 में कितने हो गए 10, यहाँ 8 होते हैं, तो 10 10 10 एंड 10, सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं 10 10 10। तो नाउ आई कैन से, इस क्वेश्चन में कहा व्हाट इज कॉमन इन देम, तो मैं यहाँ पर इन स्पीसीज को दोबारा से लिख देता हूँ ताकि इसके बी पार्ट का भी जवाब हम दे पाएंगे। सो लेट्स सी, अब ये मैंने यहाँ पर इन स्पीसीज को लिखा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने काउंट किए 10 10 10, यानी ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और जहाँ इनका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 8 2 8 एंड सो ऑन, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन की जहाँ तक बात है, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, 11 12 13, ये इनका एटॉमिक नंबर। अब पहले पार्ट का जवाब हो गया कि दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और आपने ये लिख के दे देना है। फिर आएगा अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, साइज में। अब ये मैंने आपको ऑनलाइन क्लास के दौरान भी करवाया था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को अरेंज करने के लिए अलग से दिमाग नहीं लगाना। कई बुक्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के बड़े बड़े फार्मूले देके बच्चों को उलझाने की कोशिश की जाती है, और कई लोग अपनी नॉलेज भी झाड़ने की कोशिश करते हैं। कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ तक जाने की, जब आप सिंपल वे में कर सकते हो। देखो कैसे मैंने सिखाया था, एटॉमिक साइज या आयनिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल, और अगर नंबर ऑफ शेल बराबर हो तो एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। यहाँ पर नंबर ऑफ शेल बराबर है, नंबर ऑफ शेल बराबर है। अगर नंबर ऑफ शेल आइडेंटिकल हैं देन एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज बड़ा। यानी मैं यहाँ पर अब कह सकता हूँ कि बड़ा साइज किसका होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम N-3, फिर O-2, फिर F-1, फिर सोडियम +1, फिर आपके पास मैग्नीशियम +2, फिर एल्यूमिनियम +3। ये जवाब हमारा बन जाएगा। इस तरह से हम कहेंगे कि इनके एटॉमिक साइज आयनिक साइज का ऑर्डर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन, जो कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैसे तो अगला क्वेश्चन अगर मैं आपके ऊपर ही छोड़ दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, फिर भी बात करते हैं। केटायन आर स्मॉलर देन एनायन अरे इन द रेडियाई देन देयर पेरेंट एटम। यहाँ देखो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, जैसे आपके पास क्लोरीन है 287, आप क्लोरीन केटायन बनाते हो जिसका कॉन्फ़िगरेशन 286, 287 था 286, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 16 है, प्रोटॉन यहाँ पर 17 है और यहाँ पर भी 17, क्योंकि जब आयन बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन नहीं। यहाँ 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ 17 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ 17 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। तो केटायन के केस में हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज घटता है। जवाब आपका ऐसा होगा, आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन केटायन इज फॉर्म एंड इन केस ऑफ केटायन the number of protons are higher than number of electron, hence it possesses higher effective nuclear charge, that is why force of attraction on valence electron increases and size decreases। बेशक से वीडियो को रिवाइंड करके सुनो और जो आंसर मैंने बोला है उसको एज इट इज लिख लो। लेकिन अगर आपके पास एनायन होता, अब देखो ये एनायन है,
इस क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है 287, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है 288, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 18 है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ 17 प्रोटॉन है और वहाँ भी 17 है। अब खुद सोचो, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को और 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है। 17 प्रोटॉन 18 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। सो वी कैन से इन केस ऑफ एनायन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, हैंस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस शेल डिक्रीजेस, हैंस साइज इंक्रीजेस। ये जवाब होगा। और जो शब्द बोल रहा हूँ वही कॉपी में आपने लिख लेने हैं, समझना। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आ गया। अगर आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक पढ़ा है, फटाफट जवाब दे सकते हो। पढ़ लो जरा। अमंग द सेकेंड पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर दिया हुआ है। सेकेंड पीरियड में लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन ऑर्डर है। याद करो ऑनलाइन क्लास जो आयनाइजेशन एनर्जी की मैंने आपको करवाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था पहला फैक्टर एटॉमिक साइज का होता है। एटॉमिक साइज जितना छोटा होता है आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली टू एटॉमिक साइज। फिर मैंने चार्ज बताया था आपको, और फिर मैंने कहा था जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने नेबर से ज़्यादा होती है। जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी नेबर से ज़्यादा होती है। ये आपको बताया था, ये बात दिमाग में रखनी होगी। अगर नहीं आपको याद है तो पहले जाओ आयनाइजेशन एनर्जी का वीडियो देखो, पहले उस क्लास को दोबारा से देखो, फिर आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन पूछा कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा क्यों है, जवाब बताना है। तो बात बहुत सिंपल है। ऐसे का रीजन कॉन्फ़िगरेशन पे, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, ना तो हाफ फिल्ड ना फुली फिल्ड। बेरिलियम का 1s2 2s2 फुली फिल्ड 2s2। जवाब सिंपल सा लिखोगे, बिकॉज बेरिलियम हैज़ completely filled s subshell configuration, that is why it possess higher ionization energy than boron। पहले पार्ट का जवाब सिर्फ इतना लिखोगे, बिकॉज बेरिलियम हैज completely filled s subshell 1s2 2s2 hence possess higher ionization energy than boron। ये फर्स्ट पार्ट का जवाब हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, सेम जवाब है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। नाइट्रोजन का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। तो आप लिखोगे नाइट्रोजन हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और फ्लोरीन की क्यों ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन तो वैसे ही बहुत आगे है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आप लिखोगे फ्लोरीन हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये आपका जवाब वहाँ पर बनेगा। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा। बिल्कुल लिखते जाना और बिल्कुल एज इट इज़ एग्जाम में टेप के आ जाना, कोई गड़बड़ नहीं है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन IE1 ऑफ सोडियम इज लोअर देन मैग्नीशियम बट IE2 ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन सोडियम। अब ये भी मैंने आयनाइजेशन एनर्जी में एक क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको सिखाया था सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1 पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, आयनाइजेशन एनर्जी 1। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 पहले इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है IE1। ये सोडियम पॉजिटिव बनाएगा, ये मैग्नीशियम पॉजिटिव बनाएगा, ये 1s2 2s2 2p6 और ये 1s2 2s2 2p6 3s1। इस तरह से हमारे पास बचेगा। नाउ वी कैन से पहला इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालेंगे तो उसे IE1 कहेंगे। मैग्नीशियम में फुली फिल्ड है, यहाँ हाफ फिल्ड है। फुली फिल्ड शेल सब शेल ज़्यादा स्टेबल होती है। सो बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हायर एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम। बिल्कुल यही लिखना जो मैंने कहा। Because of fully filled S subshell, higher amount of energy is needed in case of magnesium to remove the electron as compared to sodium. That is why first ionization energy of magnesium is higher than that of sodium.
ये लाइन और ये एग्जाम्पल लिखा हो। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा। अब यहां पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा कंप्लीटली फिल्ड पी सब शेल में से। अगर ध्यान से देखो तो ये 2s ऑक्टेट भी है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड में से, और यहां पर जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो एस सब शेल जो कि कंप्लीटली फील्ड नहीं है। तो आप सिंपल सी बात को कहेंगे कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम is higher than magnesium because in case of sodium the second electron is removed from octet or completely filled p sub shell, that is why it require higher amount of energy as compared to magnesium। ये आपका जवाब बनेगा। बिल्कुल इतना कोई नंबर काट ही नहीं सकता, इसमें मतलब ही नहीं पैदा होता कि कोई इसमें से नंबर डिडक्ट कर ले, लेकिन जो बता रहा हूं वो आपने करना है। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, ये आप अपने आप कर लेंगे। जिनके पास जो बैच के नोट्स हैं, जिनके पास जो बच्चे एडमिशन हो चुका है, उनके नोट्स में भी दिया गया है कि उसका कारण है, उसमें क्या क्या फैक्टर थे, एटॉमिक साइज था, कॉन्फ़िगरेशन था, शील्डिंग इफेक्ट था, तो वो वहाँ से आप उसको कर लेंगे। और ये मैंने आयनाइजेशन एनर्जी वाली क्लास में ऑलरेडी करवा रखा है। ये क्वेश्चन में हमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव, देखो ये अलग से क्वेश्चन दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट वुड हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आए तो बेशक से आप उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेके समझ लो, बात एक ही है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? फ्लोरीन की, ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इतना लिख दोगे, ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्लोरीन और क्लोरीन, एक क्वेश्चन मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और गेन एंथैल्पी वाले लेक्चर में करवाया था कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है, क्योंकि फ्लोरीन में बहुत छोटा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं आ पाता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन मिलता है। क्लोरीन में आसानी से आ जाता है, इसीलिए वो उसमें ऐड होता है। तो ये मैं रीज़न पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता दिया। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स रिपल्शन फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, hence cannot be added easily, but in case of chlorine due to bigger size the incoming electron can be added very easily। ये आपका जवाब यहाँ बनता है। What is the difference between electron gain enthalpy and electron negativity? ये भी मैं आपको क्लास के दौरान करवा चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह लो, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह लो, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा है तो आप बेशक से यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शब्द का ही इस्तेमाल करें, वही ज़्यादा बेटर है आपके लिए। एंथैल्पी के लिए मैंने डेल्टा एच लगा दिया, आप पूरा शब्द लिख लें। क्या क्या थे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ होता है टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या थी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होता, सिर्फ शेयर्ड पेयर अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आइसोलेटेड एटम के केस में मानी जाती है, यानी एक अकेला एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर बॉन्डेड एटम, जहां बॉन्ड बना हुआ है, जहां शेयर्ड पेयर है, वहां के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के दौरान हीट चेंज होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दौरान कोई भी हीट चेंज नहीं होता। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी साथ के साथ हो गए, कंसेप्ट बिल्डिंग भी होगी, और क्या चाहिए, सारे के सारा पूरा चैप्टर ही हमारे इस तरह से तैयार होगा। अगला क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको अरेंज करना है आयनिक कैरेक्टर में। कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर में अरेंज करने के लिए बेसिकली फजांस रूल होता है, लेकिन फजांस रूल भी तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक एलिमेंट सेम हो। यहाँ एक एलिमेंट सेम नहीं है, तो आपको इसका जवाब अभी लर्न करना पड़ेगा। वैसे इसका रीज़न मैं बता दूं, रीज़न होता है मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम, हायर विल बी द आयनिक कैरेक्टर। मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम, हायर इज द आयनिक कैरेक्टर। तो जिसमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, यानी लिथियम और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, उसके आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। नाइट्रोजन में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, इसकी आयनिक कैरेक्टर कम है। तो इस चीज़ को आपको लर्न करने की ज़रूरत होगी। व्हाट इज़ मेंट बाय डायगोनल रिलेशनशिप?
डायगोनल रिलेशनशिप पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 की प्रॉपर्टी है, वैसे पीरियड नंबर 2 की प्रॉपर्टी बोलते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में यह पाया गया है कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अपने नेक्स्ट पीरियड के राइट हैंड साइड डायगोनली सिचुएटेड एलिमेंट से प्रॉपर्टी में रिजेंबल करता है। पीरियोडिक टेबल में यह पाया गया है कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अपने नेक्स्ट पीरियड में राइट हैंड साइड डायगोनली सिचुएटेड एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है। यानी लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से, बोरॉन की सिलिकॉन से रिजेंबल करती है। इसे डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द पीरियड 2 एलिमेंट रिजेंबल इन देयर प्रॉपर्टी विद एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 प्रेजेंट राइट हैंड साइड डायगोनल, दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। यही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नीट और जेईई एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बेरिलियम अपनी प्रॉपर्टी में किससे रिजेंबल करता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे और एजुकेटर इस बात को ही बार बोलते हैं कि जो एक ग्रुप में है उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, तो वो कहते हैं बेरिलियम रिजेंबल विद मैग्नीशियम, जबकि बेरिलियम रिजेंबल मोर विद एल्यूमिनियम ड्यू टू द डायगोनल रिलेशनशिप। यही इकलौता बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद रखना, सिर्फ पीरियड नंबर 2 और 3, और वो भी यही 3 एलिमेंट हैं जो इस बात को शो करते हैं। इसे डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। बाकी सारे एलिमेंट अपने ग्रुप के से ही रिजेंबल करते हैं, लेकिन ये एलिमेंट इनसे रिजेंबल नहीं करते, ये साथ वाले से रिजेंबल करते हैं। इसको याद रखना। लोअर क्लासेस का क्वेश्चन है, मेजर डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस बताओ। लोअर क्लासेस का है, आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। मेटल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक। कोई भी 3-4 डिफरेंस आपको याद हो, कोई भी 3-4 डिफरेंस, इसमें ज़्यादा समझाने का है ही नहीं। जो आपको याद रखे वही डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा। द लास्ट वन, वुड यू एक्सपेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2 आइसोटॉप इज सेम और डिफरेंट? पूछा गया 2 आइसोटॉप। अब देखो, जैसे ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटीरियम, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1। आइसोटॉप्स में आयनाइजेशन एनर्जी, देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है? प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है। अब यहां पर भी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, यहां भी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी भी सेम होगी। सो दे आर द सेम ड्यू टू सिमिलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ आइसोटॉप्स, ये हम कहेंगे। इस तरह से बच्चों, ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वीडियो क्लास को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। आपका ये चैप्टर एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में, लिख के रख लो। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।